हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है भारत बिग में। आज इस वीडियो में हम रॉथशाइल्ड परिवार के बारे में बात करेंगे, जो आज पूरी दुनिया भर में सुर्खियों में है। क्यों इतना वायरल टॉपिक है आज रॉथशाइल्ड परिवार? इस टाइम पर हम पूरी जानकारी देंगे और हम हैरान कर देने वाले कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको जाननी है, जैसे रॉथशाइल्ड परिवार असली इतिहास, मशहूर साजिशों की कहानियां, इतिहास की बड़ी घटनाओं में शामिल होना और दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना और कैसे इतना बेशुमार पैसा होना, आजकल के घोटालों में जुड़ाव, दुनिया के सबसे ताकतवर परिवार 12 नहीं बल्कि 13 हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर चर्चा, उस परिवार के वंशज आज भी मौजूद हैं, वे अब क्या करते हैं, रॉथशाइल्ड परिवार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का निशाना कैसे बन गया, क्या कोई निर्णायक मोड़ आया था, जियो स्पेस लेजर, रॉथशाइल्ड इल्यूमिनाटी ल्यूसिफेरियन एजेंडा में क्या भूमिका निभाता है, इल्यूमिनाटी एजेंडा 21, कोरोना। आज हम कुछ ऐसे ही सवालों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप हमारे इस वीडियो पोस्ट को पूरा अंत तक जरूर देखें, इससे आपको कुछ नया जरूर पता चलेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। रॉथशाइल्ड परिवार सदियों से कई साजिशों की कहानियों का विषय बना रहा है। क्या सबसे मशहूर कहानियों और उनके पीछे की असली इतिहास को समझने के लिए एक छोटी सी गाइड दी गई है। रॉथशाइल्ड परिवार असली इतिहास फाउंडर नाम की एक किताब है, जिसमें असली रॉथशाइल्ड मेयर एमेल्शन रॉथशाइल्ड के बारे में बताया गया है। फ्रैंकफर्ट के यहूदी बस्ती में बिताए उनके समय से लेकर उनके वंश की स्थापना तक का पूरा सफर। अगर मुझे ठीक से याद है तो मैंने ये किताब काफी पहले पढ़ी थी। तो खुद को स्थापित करने में उनके लिए कुछ अहम बातें कारण ये थे कि उन्हें शाम के समय और वीकेंड पर यहूदी बस्ती के बाहर जाने की खास इजाजत मिली हुई थी। उस समय यहूदी के प्रति काफी नफरत फैली हुई थी। यहूदी बस्ती के दरवाजे पर अक्सर एक मरा हुआ सूअर लटका रहता था और यहूदियों के आने जाने पर कई तरह की पाबंदियां लगी हुई थी। मुझे लगता है कि एक और अहम मोड़ तब आया जब उन्होंने हेस के लैंडग्रेव, एक छोटे दर्जे के रईस जो अपने सोना को किराए और लड़ाकों के तौर पर बेचते थे, के साथ कारोबारी रिश्ते बनाए। चूंकि रॉथशाइल्ड पैसों के लेन देन करने वाले उस जमाने के यहूदियों के लिए गिने चुने पेशों में से एक थे, इसलिए यह रिश्ता दोनों के लिए ही बहुत फायदेमंद साबित हुआ और इसी के उन्होंने कामयाबी का सफर असल में शुरू हुआ और उनके लिए एक तरक्की के लिए एक नए दरवाजे खुल गए। असल में मुझे लगता है कि शायद इसी वजह से रॉथशाइल्ड को यहूदी बस्ती से बाहर जाने आने की आज़ादी मिली थी। बैंकिंग साम्राज्य रॉथशाइल्ड एक ताकतवर यहूदी बैंकिंग परिवार था, जिसने अपनी दौलत समझदारी भरी आर्थिक नीतियों से बनाई। फ्रैंकफर्ट के रॉथशाइल्ड काफी अमीर करेंसी बैंकर थे, जिन्हें वहां के राजा महाराजाओं का संरक्षण मिला हुआ था, लेकिन उनमें कभी भी बहुत खास नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय विस्तार परिवार की सबसे बड़ी नई सोच यह थी कि उन्होंने अपने 5 बेटों को यूरोप के बड़े शहर में भेजा ताकि वे बैंकिंग की शाखाएं खोल सके, जिससे उन्हें मुकाबले में बहुत बड़ा फायदा मिला। मेयर रॉथशाइल्ड की सबसे बड़ी नई सोच यह थी कि उन्होंने अपने 5 बेटों को 5 अलग-अलग शहरों में भेजा, जहां हर बेटों ने एक बैंक की शाखा खोली। आज रॉथशाइल्ड परिवार की कुल संपत्ति 400 अरब करोड़ मतलब 400 अरब डॉलर है। राजनीतिक प्रभाव उन्होंने कई अहम राजनीतिक घटनाओं के लिए पैसा दिया, जिनमें नेपोलियन की युद्धों में ब्रिटेन की कोशिशें भी शामिल थीं। उन्होंने धीरे धीरे अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाना शुरू किया, खासकर नेपोलियन के युद्धों में ब्रिटेन की कोशिशों के लिए पैसा देकर। दौलत को बनाए रखना परिवार ने अपनी दौलत को परिवार के अंदर ही रखने के लिए सोच समझकर शादियां की, जिससे उन्होंने उनके बैंकिंग साम्राज्य की लंबी उम्र हुई। मेयर का मकसद चचेरे भाई बहनों के बीच शादी करवाना था, ताकि पैसा
परिवार के अंदर ही रहे। मशहूर साजिशों की कहानियां, दुनिया भर की घटनाओं पर नियंत्रण, बाल्फोर घोषणा और इजराइल। कुछ कहानियों के मुताबिक इजराइल को बनाने में रोशेल परिवार का बहुत बड़ा हाथ था। आश्रित देश, कुछ लोगों का दावा है कि इजराइल और अमेरिका रोशेल के बैंकिंग साम्राज्य के आश्रित देश हैं। इतिहास की बड़ी घटनाओं में शामिल होना, टाइटैनिक का डूबना। एक मशहूर साजिश की कहानी के मुताबिक रोशेल परिवार टाइटैनिक को डुबाने में शामिल था ताकि वे फेडरल रिजर्व की विरोधियों को रास्ते से हटा सकें। मेरी जानकारी के मुताबिक जहाज पर कई ऐसे अमीर लोग सवार थे जो फेडरल रिजर्व के खिलाफ थे। वाटरलू और बाजार में हेरफेर, ऐसा आरोप है कि बैरन रोथschild ने वाटरलू की लड़ाई के बारे में झूठी खबरें फैलाईं। लंदन में शेयर बाजार में हेरफेर किया था। उन्होंने लंदन के शेयर बाजार से जुड़े लोगों को यह यकीन दिला दिया था कि नेपोलियन जीत गया है ताकि वे शेयर की कीमतें गिरने पर उन्हें बेच सकें और फिर कीमतें बढ़ने पर उन्हें वापस खरीद सकें। आजकल के घोटालों से जुड़ाव, जेफरी एप्स्टीन। रोथschild परिवार के कुछ सदस्यों का नाम जेफरी एप्स्टीन से जुड़ा है, जिससे और भी कई साजिशों की कहानियां सामने आई हैं। परिवार के कुछ सदस्यों के अमेरिकी फाइनेंसर और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ संबंध थे और उन्होंने 27 मार्च 2026 में एक छोटा सा पोस्ट डाला, द एंड इज नियर, जो कुछ ही मिनट में दुनिया भर में वायरल हो गई। अगर आप रॉक स्टार कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डेविड आइक को देखें तो उनकी राय यह है कि रोथschild के गुप्त समाज के बुनियादी ढांचे से जुड़ाव के जरिए वे पुरानी तानाशाही वाली धीमी चाल चल रहे हैं। असल में वे जानते हैं कि उनको क्या चाहिए, यानी ऑल ड्रग्स लीगलाइज्ड, सभी नशीले पदार्थ कानूनी हो, नो कैश, नो जेंडर्स, नो मोनोगामी, कोई एक विवाह प्रथा ना हो, होमोसेक्सुअलिटी, सूदखोरी, अराजकता, जो धीरे धीरे कदम दर कदम वे एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए वहां पहुंचते हैं जिसे एक नाम से जाना जाता है, प्रॉब्लम रिएक्शन सॉल्यूशन। प्रॉब्लम, वे एक समस्या पैदा करते हैं और मीडिया का इस्तेमाल करके उसे फैलाते हैं। रिएक्शन, उस समस्या को भड़क उठते हैं और समाधान की मांग करते हैं। एक ऐसा समाधान पेश किया जाता है जो तथ्यों के अनुकूल हो। ऊपर मैंने जो बताया कि उन्हें क्या चाहिए उसके बारे में कहा जाता है कि ये वे चीजें हैं इसलिए चाहते हैं क्योंकि ये ईश्वर के विरुद्ध है। यह भी कहा जाता है कि वे कम से कम 12 परिवार में से एक हैं। अफवाहें हैं कि असल में 13 परिवार है। 13वां परिवार कौन है ये पक्के तौर पर किसी को भी नहीं पता आज तक। जिसके पास दुनिया की कुल संपत्ति 0.1% हिस्सा है और जिन्हें पृथ्वी पर राज करने वाले परिवार माना जाता है। इन चीजों के जरिए बिल्डरबर्ग ग्रुप, बोहेमिया ग्रुप, फैक्शन विद फ्रीमेशन एक्सेट्रा, ओनरशिप ऑफ रिजर्व बैंक, फैक्शंस विद ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज, कि वे या तो पर्दे के पीछे ही राज करते हैं या फिर उनके पास इतना ज्यादा प्रभाव होता है कि वे दुनिया के मंच पर होने वाली घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। स्विस बैंक पर छापा, एप्स्टीन मामले के संबंध में एडमंड द रोथschild नामक एक स्विस बैंक पर छापे में अटकलों को और हवा दी है। फ्रांसीसियों ने एप्स्टीन के दस्तावेजों की तलाश में एक स्विस बैंक पर छापा मारा है। बैंक का नाम एडमंड द रोथschild। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर चर्चा, यहूदी विरोधी जड़ें। इनमें से कई सिद्धांतों की जड़ें यहूदी विरोधी भावना में हैं, जो यहूदियों को गुप्त रूप से दुनिया को नियंत्रित करने वाले के रूप में चित्रित करते हैं। रोथschild परिवार तकनीकी रूप से यहूदी है और उनका नाम अक्सर उस बिंदु पर लिया जाता है जहां सामान्य कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और विशेष रूप से यहूदी विरोधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आपस में मिलते हैं। अतिशयोक्तिपूर्ण प्रभाव,
हालांकि ये परिवार निसंदेह धनी और प्रभावशाली था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में उनकी शक्ति को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। षड्यंत्रों में आरोप लगाया जाता है कि वे शक्तिशाली यहूदी में से एक हैं जो चुपचाप दुनिया को नियंत्रित करते हैं। भाइयों ने बेशक आपस में संवाद और समन्वय किया, जो परिवार के सदस्यों को अलग-अलग जगहों पर भेजने का मूल उद्देश्य था, और जल्द ही उन्होंने असाधारण रूप से प्रभावी संचार नेटवर्क विकसित कर लिए, जो दूसरों से कहीं बेहतर थे। अपनी संपत्ति के कारण उन्होंने राजनीतिक प्रभाव विकसित करना शुरू कर दिया, विशेष रूप से नेपोलियन युद्धों में ब्रिटिश प्रयासों की वित्त पोषण में उन्होंने प्रसिद्ध और रूप से उन्होंने अपनी ब्रिटेन में किसी और से पहले वाटरलू की लड़ाई के बारे में सुना था, एक दुखद संयोग से जिस पर कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कभी विश्वास नहीं करेगा। रॉथस्चाइल्ड परिवार के बारे में यहूदी विरोधी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के इतिहास पर लिखी गई प्रामाणिक पुस्तक जीव स्पेस लेजर रॉथस्चाइल्ड और 200 साल के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक बिल्कुल ही असंबंधित व्यक्ति द्वारा लिखी गई थी, जिसका नाम माइक रॉथस्चाइल्ड था। उस परिवार के वंशज आज भी मौजूद हैं। वे क्या करते हैं? रॉथस्चाइल्ड परिवार के कई वंशज हैं। कोई बैंकिंग क्षेत्र में है, कुछ का बैंकिंग से कोई लेना देना नहीं है। एक है पर्यावरणवादी और साहसी, जो फिलहाल एंजेलिना जोली को डेट कर रहे हैं। एक और है जिनका नाम पॉल मैनाफोर्ट और ओलेग डेरिपास्का से जुड़ा हुआ है। इन सब में एक बात समान है, और वह है कि मीडिया से बहुत बेहद दूरी बनाए रखते हैं। कभी कभार कोई बैंकिंग कला, शराब या किसी नए परोपकारी कार्य के बारे में इंटरव्यू दे देता है, लेकिन वे प्रचार से बेहद दूर रहते हैं, जो पिछले कुछ दशकों में राज करने वाले कई अन्य धनी परिवारों से बिल्कुल अलग हैं। रॉथस्चाइल्ड आर्चीव परिवार के बारे में तथ्यात्मक ऐतिहासिक जानकारी के लिए मैं यह भी कहना चाहूँगी कि रॉथस्चाइल्ड परिवार के कुछ सदस्य ग्रेट ब्रिटेन की सरकार के बहुत करीब थे, जिसकी वजह से उन्होंने ही उसको लोन को फाइनेंस किया, जिससे स्वेज नहर को खरीदा गया था। रॉथस्चाइल्ड परिवार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का निशाना कैसे बन गया? क्या कोई निर्णायक मोड़ आया था? यह पर्चा 1846 में पेरिस में प्रकाशित हुआ था, जिसे शैतान नाम के एक गुमनाम लेखक ने लिखा था। इसमें दावा किया गया है कि मूल कुलपति मेयर रॉथस्चाइल्ड के सबसे प्रसिद्ध पुत्र नाथन रॉथस्चाइल्ड को वाटरलू की लड़ाई का परिणाम पहले से ही पता था। यह पर्चा लड़ाई के 30 साल बाद प्रकाशित हुआ, और उस समय तक नाथन की मृत्यु को 10 साल हो चुके थे। इस पर्चे में एक और आरोप ये है कि नाथन के भाई जेम्स, जो पेरिस में रहते थे, एक रेलवे लाइन के मालिक थे और उसकी देखरेख में लापरवाही बरतते थे, जिसकी वजह से एक दुर्घटना हुई और कई लोग मारे गए। इससे यह धारणा बनती है कि रॉथस्चाइल्ड परिवार लालची है, चालाक है, लेकिन साथ ही कंजूस भी है, और आम आदमी की जान की उन्हें कोई परवाह नहीं है। यह पर्चा पेरिस में बेहद लोकप्रिय हुआ। इसकी हजारों प्रतिक्रिया बिकी। इसके बाद रॉथस्चाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का एक विशाल उद्योग खड़ा हो गया, जिनमें से कुछ को तो मौके पे ही गढ़े गए, और कुछ में यहूदियों के कंजूस, लालची, गुटबाजी करने वाले और धन को अपने पास रखने जैसे रूढ़ियों का इस्तेमाल किया गया। यह वास्तव में पहला ऐसा उदाहरण था जब विशेष रूप से यहूदी विरोधी रॉथस्चाइल्ड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज व्यापार का एक प्रमुख चालक बन गया, जो हमारी वर्तमान भाषा में कहें तो तेजी से वायरल हो गया। 20वीं सदी के अधिकांश भाग में यहूदी विरोधी प्रचार में रॉथस्चाइल्ड को यहूदियों का राजा, सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में देखा गया। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने इस बात को किस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश किया? मध्य युग में यूरोप में यहूदियों और ईसाइयों के बीच पैसों के लेन देन को लेकर कई तरह की पाबंदियां थी। ईसाइयों के लिए बहुत ज्यादा ब्याज पर
पैसा उधार देना घोर पाप माना जाता था। इसे सूदखोरी समझा जाता था। हत्या और सगे संबंधियों के बीच यौन संबंध जैसे बुरे कामों की श्रेणी में इसे रखा जाता था। वहीं दूसरी ओर बढ़ते हुए ईसाइयों समुदाय और अपने गिरजाघर किले और सेना को तैयार करने के लिए पैसे की जरूरत थी, इसलिए उन्हें कहीं से तो पैसा लेना ही था। अंततः उन्होंने यहूदी समुदायों से संपर्क किया, जहां धन संपन्न समुदाय ब्याज पर पैसा उधार दे सकते थे। इस तरह एक विरोधाभास पैदा हो गया। एक तरफ जो हमें पैसा के लिए इन लोगों के पास जाना पड़ता था, वहीं दूसरी तरफ हम उनसे नफरत भी करते थे क्योंकि उनके पास उधार देने के लिए पैसा था। यहूदियों के यह छवि बन गई थी कि वह पैसे के मामले में माहिर हैं, मानो वे हवा से पैसे बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पैसे के मामले में माहिर होने के कारण उन पर शक भी किया जाता था। यह बहुत विरोधाभासी स्थिति थी। अगर आप अपनी रिसर्च शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि रॉथस्चाइल्ड परिवार इंग्लैंड का सबसे अमीर परिवार कैसे बन गया। जबकि वाटरलू की लड़ाई में इंग्लैंड नेपोलियन से हार गया था और अफवाहें थी कि इंग्लैंड की सभी कंपनियां दिवालिया हो गई या मंदी में चली गई। अंदाजा लगाइए कि रॉथस्चाइल्ड परिवार ने उस बनावटी संकट में क्या किया। उन्होंने ही इंग्लैंड में ये झूठी कहानी अफवाहें फैलाई थी कि वाटरलू में हार गए थे और यह उनकी पहली बड़ी लूट थी। उन्होंने लगभग पूरी अर्थव्यवस्था को मामूली रकम में खरीद लिया। वैसे उन्होंने कीमती रकम खरीदी थी। कुछ महीनों बाद इंग्लैंड के लोगों को पता चला कि वह जीत गए हैं और अर्थव्यवस्था ऐसे ऊपर चढ़ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिवाय एक बात के, रॉथस्चाइल्ड परिवार एक महाशक्ति बन गया। यह एक चालाक योजना थी और हर बार जब वे पर्दे के पीछे ऐसा करते थे तो वे अपने खेल में और भी बेहतर होते चले जाते थे। 216 साल बाद इस दुनिया में केवल 3 ऐसे देश बचे हैं जहां की मुद्रा प्रणाली किसी केंद्रीय बैंक द्वारा शासित नहीं होती, बल्कि एक निजी निगम द्वारा शासित होती है, जिसके पीछे हर बार वही लोग होते हैं। जो लोग गंभीरता से शोध नहीं करते, वह इस व्यवस्था के में गुलाम बनकर रहने के ही लायक हैं। अंधों की दुनिया में एक आंख ही राजा होती है। अंत में कोई भी पूर्ण सत्य नहीं जानता, लेकिन आप कम से कम सत्य के जितना संभव हो सके करीब पहुंचने का प्रयास कर सकते हैं। और यदि आपको पता नहीं है कि क्या खोजना है, तो दूसरों को बहुत सारे छिपे हुए ज्ञान से मदद कर सकते हैं। चलिए हम इस किताब के शीर्षक जियो स्पेस लेजर पर बात करते हैं। यह किस प्रकार की साजिश है? साजिश सिद्धांतों के इतिहास में यह साजिश कहाँ फिट बैठती है? जियो स्पेस लेजर ये वाक्यांश कथित तौर पर मार्जरी टेलर ग्रीन द्वारा 2018 में अपने फेसबुक पोस्ट में इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उन्होंने रॉथस्चाइल्ड परिवार पर अंतरिक्ष आधारित और जनरेटर का उपयोग करके कैलिफोर्निया में भीषण आग लगाने का आरोप लगाया था, जो राज्य के इतिहास में सबसे बड़ी भीषण आग में से एक साबित हुई। यह पोस्ट, जो मुझे लगता है कि अपलोड होने के तुरंत बाद ही हटा दी गई थी, 2021 में उनके पदभार संभालने के ठीक बाद फिर से सामने आई और इसने मीम्स और चुटकुलों का एक पूरा दौर शुरू कर दिया कि मार्जरी टेलर ग्रीन को लगता है कि रॉथस्चाइल्ड परिवार के पास एक लेजर है और वे इसका इस्तेमाल मौसम को नियंत्रित करने के लिए करते हैं। अब मुझे जो दिलचस्प बात पता चली कि वह यह है कि फेसबुक पोस्ट में उन्होंने उस शब्द का कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया था। उन्होंने कहीं भी जियो स्पेस लेजर नहीं कहा। उन्होंने जियो शब्द का भी इस्तेमाल नहीं किया। वह रॉथस्चाइल्ड के बारे में बात करती है और बताती है कि यह कितना दिलचस्प है। पैसिफिक गैस एंड इलेक्ट्रिक के एक बोर्ड सदस्य जिन्हें आग के लिए लापरवाही का दोषी पाया गया था, रॉथस्चाइल्ड इंक में वह एक वरिष्ठ कार्यकारी भी थे।
लेकिन उनकी साजिश की थ्योरी इतनी बेतुकी और समझ से परे है कि ये समझना भी मुश्किल है कि रॉथशाइल्ड परिवार की इसमें क्या भूमिका है। यह वास्तव में यहूदी विरोधी साजिश की थ्योरी का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह दिखाता है कि साजिश की थ्योरी कितनी अनावश्यक रूप से जटिल होती है, जो वास्तविकता को छिपाने के लिए नाटकीय स्पष्टीकरण के रूप में काम करती है, जो कि इस मामले में जलवायु परिवर्तन के कारण हर जंगल की आग का भयावह रूप है। रॉथशाइल्ड इल्यूमिनाटी लूसीफेरियन एजेंडा में क्या भूमिका निभाता है? रॉथशाइल्ड परिवार लंबे समय से इल्यूमिनाटी, गुप्त समाजों और वैश्विक राजनीति, अर्थव्यवस्था तथा समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े कलंकित ज्ञान में केंद्रित है। रॉथशाइल्ड इल्यूमिनाटी को एक विशाल लूसीफेरियन एजेंडा में प्रमुख व्यक्तियों के रूप में पहचाना जाता है, जिसका उद्देश्य मानवता और अपने इशारों पर नचाना, दुनिया को संसाधनों को नियंत्रित करना। इल्यूमिनाटी एजेंडा 21। लूसीफेरियन एजेंडा इल्यूमिनाटी की जड़ों को प्राचीन गुप्त समाजों से जोड़ता है, जैसे कि सुमेरिया का ब्रदरहुड ऑफ द स्नेक, अटलांटिस का गार्डियंस ऑफ लाइट और मिस्र के रहस्यमय विद्यालय मिस्ट्री स्कूल। समय के साथ इन समाजों ने गुप्त तरीकों से अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया और नाइट्स टेम्पलर तथा फ्रीमेसन जैसे संगठनों के रूप में विकसित हुए। आधुनिक काल में इस अभियान का नेतृत्व रॉथशाइल्ड परिवार ने ही किया था। इल्यूमिनाटी एजेंडा 21 के अनुसार इल्यूमिनाटी कभी लूसीफेरियन गुप्त समाजों की सर्वोच्च शासी परिषद के रूप में कार्य करता है। वे पर्दे के पीछे रहकर ही काम करते हैं और सरकारों, निगमों तथा यहाँ तक कि धार्मिक संस्थानों की बागडोर अपने हाथ में ही रखते हैं। यह इस इफिसिया में दी गई चेतावनी को दर्शाता है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और लहू के विरुद्ध नहीं, बल्कि शासकों, अधिकारियों, इस अंधकारमय संस्कार की शक्तियों और सर्वज्ञ क्षेत्रों के मौजूद बुराई की आत्मिक शक्तियों के विरुद्ध है। रॉथशाइल्ड इल्यूमिनाटी का प्रभाव वैश्विक बैंक प्रणालियों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और यहाँ तक कि संघर्षों और युद्धों के नियंत्रण तक फैला हुआ है। माना जाता है कि यह संघर्षों के दोनों पक्षों को वित्तपोषण करते हैं और अपने नियंत्रण को और बढ़ाने के लिए परिमाणों को हेरफेर करते हैं। ऐसी रणनीतियां की तुलना में स्वयं शैतान की योजना से ही की जाती है, और जो चोरी करने, मारने और नष्ट करने का प्रयास करता है। एक मुख्य तथ्य यह है कि रॉथशाइल्ड परिवार ने पिछली 2 शताब्दियों में कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक विकासों में केंद्रीय भूमिका निभाई है। इसमें आधुनिक बैंकिंग प्रणाली के निर्माण को वित्तपोषित करना और बैंक ऑफ इंग्लैंड, फेडरल रिजर्व तथा दुनिया भर के अन्य प्रमुख वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करना शामिल है। धन के प्रवाह को नियंत्रित करके वे सरकारों, मीडिया और निगमों को नियंत्रित करते हैं। बाइबल हमें नीति वचन में बताती है, धनी निर्धनों पर शासन करते हैं और उधार लेने वाले का दास होता है। यह अंश बेलगाम वित्तीय शक्ति के खतरे की एक कड़वी याद दिलाता है, जहां कहा जाता है कि रॉथशाइल्ड इल्यूमिनाटी इसी शक्ति का उपयोग अत्यंत सटीकता के साथ करते हैं और ऋण तथा वित्तीय हेरफेर के माध्यम से राष्ट्रों को गुलाम बनाते हैं। ईसाइयों के लिए रॉथशाइल्ड इल्यूमिनाटी केवल एक वित्तीय या राजनीतिक शक्ति से कहीं अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे एक ऐसे आध्यात्मिक खतरे का मूर्त रूप है जो ईश्वर के विरुद्ध, लूसीफर के विद्रोह के साथ जुड़ा हुआ है। उनका एजेंडा ईश्वर को हटाकर एक लूसीफेरियन विश्व व्यवस्था स्थापित करना है, जो धोखे, लालच और नियंत्रण के स्तंभों पर निर्मित हो। प्रकाशोक्ति वाक्य एक ऐसे समय के बारे में चेतावनी देता है
जब एक वैश्विक शक्ति उभरेगी जो एक ऐसी व्यवस्था के माध्यम से यह नियंत्रित करेगी कि कौन खरीद या बेच सकता है। ये व्यवस्था उस पशु के प्रति निष्ठा से जुड़े होगी। उसने सभी लोगों को एक चिन्ह ग्रहण करने के लिए विवश किया ताकि वह तब तक कुछ भी खरीद या बेच ना सके जब तक कि उन्हें के पास वह चिन्ह ना हो। मार्च 2018 में द वॉशिंगटन पोस्ट ने बताया कि वॉशिंगटन डीसी के विधायक ट्रेन वाइट सीनियर के फेसबुक पर आरोप लगाया कि रॉशल परिवार जलवायु को नियंत्रित करके प्राकृतिक आपदाएं पैदा करता है जिनका इस्तेमाल वह शहरों पर कब्जा करने के लिए कर सकते हैं। दुख की बात है कि लेकिन शायद आश्चर्य की बात नहीं है कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज एक बार फिर फैल रहे हैं। सबसे आम दावा यह है कि कोरोना वायरस को वैश्विक अभिजात वर्ग के हितों के लिए बनाया गया था। इंटरनेट मीम्स और सनसनीखेज लेखों ने हाल में ही रॉशल परिवार के साथ साथ आमतौर पर यहूदियों, चीन जैसे देशों और बिल गेट्स से लेकर जेफ बेजोस जैसे कई धनी व्यक्ति पर मौजूदा संकट को गढ़ने का आरोप लगाया है ताकि वे पहले से विकसित टीके से भारी मुनाफा कमा सके या फिर वैश्विक आबादी के एक हिस्से को खत्म कर सके। कहा जाता है कि यह नई विश्व व्यवस्था बनाने की साजिश का हिस्सा है, एक ऐसा जुनून जो कोरोना वायरस संकट से बहुत पहले से मौजूद है और जिसमें रॉशल परिवार को लगभग हमेशा ही प्रमुखता दी गई है। धन्यवाद। इस वीडियो से आप सबको कुछ भी नया और इंटरेस्टिंग पता चला है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए क्योंकि मैं ये वीडियो बहुत मेहनत से बनाती हूँ। पहले इसका कंटेंट लगभग 30 जगह से रिसर्च करके इकट्ठा करना, उसको असेंबल करना, फिर वॉइस रिकॉर्डिंग करना, फिर वॉइस एडिटिंग करना, फिर वीडियो एडिट करना, बहुत टाइम लगता है। ऐसे और भी वीडियोस मैं जल्द ही साझा करूँगी आप लोगों के साथ। धन्यवाद आप सभी का।